an expense which has become due but not yet paid is known as outstanding expense. For example, electricity bill paid for 11 months in a year. The 12th month bill is outstanding electricity expense. एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसको कहते हैं? एक ऐसा खर्चा जो ड्यू हो गया लेकिन हमने दिया नहीं अभी तक। अच्छा, तो मतलब पेंडिंग है। पेंडिंग है, हमने देने हैं अभी, तो उससे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। जैसे बिजली का बिल एक साल में कितने महीने का देगा बेटा? 12 महीने का। हाँ जी। अगर हमने 11 महीने का दिया हुआ है तो 12वें महीने का जो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो क्या हो जाएगा? वो आउटस्टैंडिंग। अच्छा, प्रीपेड किसको कहते हैं? जो पहले से ही दे दिया होता है। जो टाइम से पहले दे दिया, हमने 2 महीने का किराया एडवांस दे दिया। जैसे हम टेलीफोन रिचार्ज कराते हैं बेटा, प्रीपेड कराते हैं ना, हम टाइम से पहले पैसे देते हैं। यूज तो हम उसको बाद में करते हैं लेकिन पैसे पहले देते हैं। पोस्टपेड भी होता है ना सर, उसमें भी। वो उसमें बाद में देते हैं, प्रीपेड में हम हाँ, पहले देते हैं। तो जो हमने समय से पहले खर्चा भी ड्यू नहीं हुआ लेकिन हमने दे दिया, उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड करेंगे। ठीक है, हम्म। चलो अब नेक्स्ट 9th टर्म। drawings, an amount withdrawn by owner फ्रॉम द कैपिटल। out of business for which use? Personal, पर्सनल यूज। ना, is known as drawings. ये ओनर कैश भी निकाल सकता है, गुड्स भी निकाल सकता है। जैसे आपके पापा की जो दुकान है, अगर अपने लिए उसमें से कुछ सामान निकाल लें, आपने किस चीज की बताई थी? मुझे बताई थी किसी चीज की। वो स्पेयर पार्ट की। हाँ, तो स्पेयर पार्ट्स अगर अपने ही उसके लिए निकाल लें, ट्रक के लिए, तो दैट विल बी ड्राइंग्स। ठीक है, देन बैड डेट्स। बैड डेट्स किसको कहते हैं? और डेटर who fails to pay
or does not pay within the specified time period is known as bad debt. एक बैड डेट क्या होता है? एक ऐसा डेटर जो हमें पैसे देने के से मुकर गया है या दे नहीं पा रहा है, उसे हम बैड डेट कहते हैं। हमने पैसे लेने थे उससे और वो दे ही नहीं रहा, भाग गया, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं? एक ऐसा आदमी जिसके पास एसेट्स नहीं है अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, उसे इंसॉल्वेंट, दिवालिया, बैंक करप्ट ऐसा, ठीक है। सो बैड डेट एक ऐसा आदमी जिसने हमें पैसा देना था लेकिन समय पर दे नहीं पाया, या वो दिवालिया हो गया, उसके पास है ही नहीं देने के लिए, सो इज नोन एज बैड डेट। ठीक है, गॉट इट? देन 11th term is depreciation. It is the reduction in value of a fixed asset due to normal wear and tear or pass of time. It is a kind of non-cash expense for business. कौन सा एक्सपेंस है हमारा? नॉन कैश एक्सपेंस है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन किसको कहते हैं बेटा? जैसे आपने एक गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी 10 लाख की खरीदी, यू परचेज दिस कार फॉर लेट्स से 10 lakhs, उसके बाद बेटा प्राइस कम हो जाता है। उसकी वैल्यू गिरती रहती है ना, क्योंकि उसके आप टायर यूज कर रहे हो, उसकी सीटें यूज कर रहे हो, आप उसका इंजन यूज कर रहे हो, कहीं उसके स्क्रैच लगे हैं, तो ये धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती चली जाए। मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी ना हो, आप गाड़ी संभाल के रखो, चलाओ ही मत, तब फिर भी भी उसकी गिरती वैल्यू, है। तो ये जो वैल्यू 10 से कभी 9 हो रही है, 8 हो रही है, दिस इज, ये जो रिडक्शन हो रहा है, आप पैसे किसी को दे नहीं रहे, मगर गाड़ी की वैल्यू घटती जा रही है। तो ये जो रिडक्शन हो रही है, दैट इज अ काइंड ऑफ नॉन कैश, नॉट कैश एक्सपेंस, या नॉन कैश एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए एक नॉन कैश एक्सपेंस है जिसकी वजह से आपके एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो। समझ रहे हैं मेरी बात? एज पर दिस कॉन्सेप्ट, any transaction that
अखंड, हाँ जी। हमारे पास ये गाड़ी थी बेटा, हम्म। हमने सेल कर दी, गाड़ी चली गई, हम्म। क्या आ गया? पैसा। कैश आ गया ना। हम्म। हमने नोएडा में एक घर खरीदा, घर आ गया, बिल्डिंग आ गई, और पैसा चला गया। क्या ऐसे हो रहा है? तो हम ये देख रहे हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप करोगे उसके दो एस्पेक्ट होंगे, कोई भी। इसलिए अकाउंट्स को हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट या फिर डबल एंट्री। कह रहा हूं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तरफ से जाना, एक तरफ से आना। हम्म। तो इसको हम डबल एंट्री या फिर डुअल एस्पेक्ट करते हैं कि एनी ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस इन बिजनेस एटलीस्ट टू एस्पेक्ट, दो तो होते ही, तीन भी हो सकते हैं। इन दोनों एस्पेक्ट्स में से एक को हम लिखते हैं डेबिट की फॉर्म में और एक को लिखते हैं क्रेडिट की फॉर्म में। सर 3 ट्रांजैक्शन कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण देता हूं तेरे को, हमने किसी से सामान खरीदा और 10,000 का सामान था, 6,000 उसको दिया है और 4,000 का उधार कर लिया। अब 10,000 का सामान आ रहा है, 6,000 पैसे जा रहे और 4,000 4,000 उधार भी हो रहा है। तो तीन लायबिलिटी। तीन 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 एस्पेक्ट हो गए ना। तो हम्म। हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो होते हैं, कईयों के 4-6 भी होते हैं, मगर मिनिमम दो होते हैं। अब उन मिनिमम में से एक को हम नाम देते हैं डेबिट और एक को नाम देते हैं क्रेडिट। अब अखंड को तो नहीं पता डेबिट किसको बोलते हैं और क्रेडिट किसको बोलते हैं। नहीं सर, फोकर हमने भी देखी है। आप वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि डेबिट किसको बोलना है और क्रेडिट किसको बोलना है। डेबिट और क्रेडिट से पहले अब एक बात आप समझना, जो कि अब जरूरी बात है, कि हर एवरी आइटम, everything in accounts will have a surname of what? Account. हर किसी का सरनेम अब क्या होगा? अकाउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट। हाँ मैंने लिखा मशीन, तो मशीन का सरनेम क्या होगा? अकाउंट। अकाउंट। मैंने लिखा लैंड, सरनेम क्या होगा? अकाउंट। अकाउंट। मैंने अखंड से कुछ माल खरीदा, तो अखंड, अखंड के आगे पोस्ट्रॉफी एस, अकाउंट, अखंड का अकाउंट। तो हर चीज का सरनेम अब वो अकाउंट होगा। तो बहुत सारे अकाउंट्स हो जाएंगे, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फिशिंग, फर्नीचर, व्हीकल, गुड्स, डेटर, क्रेडिट, कैश। बैंक, कैश, बहुत सारे हो जाएंगे। अब इन सारे अकाउंट्स को हम जो है कैटेगरीज में बांटते हैं, ठीक है। अब मैं इस रूल्स को शुरू कर रहा हूँ, इसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने अभी आपसे कहा कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट। तो उसके लिए पहले मैं आपको बता दूं, इसकी आपके पास दो अप्रोचेस हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। सर ये लिखना है, ये हाँ रूल्स और डेबिट। हाँ हाँ, एक ये भी ट्रेडिशनल, लिखूं? हाँ हाँ, एवरीथिंग इन अकाउंट है सर में। वो मत लिख पहले, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में लिख ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल अप्रोच में बेटा तीन तरह के काइंड्स ऑफ अकाउंट्स होंगे। पहला होगा रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में सारे आएंगे एसेट्स लाइक कैश,
लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, मशीन, एक्सेट्रा। तो जितने भी एसेट्स होंगे ना तेरे, जितने भी एसेट्स, वो फिक्स्ड एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो, वो तेरे सारे किस में जाने वाले हैं? रियल अकाउंट। वो कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। जैसे यार 10th तक तो सारे बच्चे इकट्ठे थे, 11th में 3 कैटेगरीज में बढ़ गए ना, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। इसी तरह अकाउंट सब ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 तरह में बढ़ जाएंगे। रियल अकाउंट, दूसरे होंगे बेटा नॉमिनल अकाउंट। द सेकेंड कैटेगरी विल बी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आएंगे? सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स। जैसे तूने सैलरी पे करी, एक्सपेंस। जैसे तूने इंटरेस्ट रिसीव किया, इनकम। तो ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर वो नॉमिनल। जैसे प्रॉफिट भी नॉमिनल में ही आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सारे नॉमिनल में हैं। फिर आ गया थर्ड काइंड, पर्सनल अकाउंट। जितने भी नेम वाले अकाउंट्स होंगे ना, जितने भी नाम वाले अकाउंट्स होंगे, जैसे डेटर, क्रेडिटर, बोरोवर, लेंडर। हमारा बैंक अकाउंट नाम से होगा, हमारा ओनर का कैपिटल अकाउंट नाम से होगा, ड्राइंग्स नाम से होंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसी के होंगे तो वो नाम से होंगे, प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो नाम से होगा। तो जितने भी चीजें जो नाम के साथ होंगी वो सारे पर्सनल अकाउंट्स। तो 3 तरह की कैटेगरी बटेगी, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। सर वो रियल में पर्सनल वैसे समझाना। पर्सनल में बेटा जिनके साथ नाम जुड़ा है ना, जैसे डेटर हैं जिनको उधार माल बेचा, क्रेडिटर जिनसे उधार माल खरीदा ना, हमारा सर बोरोवर। नाम तो हर चीज में जुड़ा होता है। हर चीज में नहीं जुड़ा होता बेटा, कैश में कहाँ नाम जुड़ा है? हम्म। ठीक है ना। तो जिनके साथ नाम के, जिनकी जब एंट्री भी करेगा, जिनका कोई रिकॉर्ड रखेगा तो नाम के साथ रखे। जैसे माल अच्छा। किसी से उधार खरीदा तो उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको, हम्म। तो भाई मैंने इससे माल इतना उधार खरीदा है, इससे इतना खरीदा, क्रेडिटर। वहां नाम लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसको हम किस में डालेंगे? पर्सनल अकाउंट। जैसे किसी का अब सैलरियां बांट रहे हैं बेटा, 10 लोगों को दे दी, तो जो 10 लोगों को दे दी वो तो खर्चा हो गया, 11वें आदमी को दी नहीं है क्योंकि वो था नहीं अवेलेबल या उसको बाद में देनी है। उसका नाम आएगा कि भाई इस फलाने आदमी की सैलरी रह गई, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल ओनर के नाम पर है, ड्राइंग ओनर के नाम की है, बैंक का अकाउंट ओनर के नाम पे खुलेगा या कंपनी के नाम पे खुलेगा। तो ये सारे खर्चे, सारे जो जिनके साथ नाम जुड़े हैं, दे ऑल विल बी ट्रीटेड इन पर्सनल अकाउंट। गेटिंग इट हाँ और जी। नॉट? हाँ जी, हाँ जी। आ रही है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट के बाद अब मैं बेटा एक क्वेश्चन आपके साथ ले रहा हूँ, जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रियल हैं, कौन से नॉमिनल हैं और कौन से पर्सनल। क्लासिफाई the following into real, nominal and personal. Number one. सर लिखूं? हाँ हाँ, लिख लिख लो, फिर एक ही बार डिसाइड करो।
अखंड लिख लिया? अखंड लिख लिया? हाँ जी अखंड, लैंड के आगे लिखूं आर एन या पी? रियल। बिल्डिंग? रियल। इंटरेस्ट पेड? नॉमिनल। राजन अ डेटर? पर्सनल। बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट सर रियल शायद। चेक करो जो मैंने लिखवाए थे कहाँ आता है, देखो। ये फोन बंद कर दो बेटा थोड़ी देर। वो सर मम्मी का आ रहा है। मम्मी को दे दो फोन, बोलो आप संभालो, मुझे पढ़ने दो। बैंक अकाउंट? सर बैंक अकाउंट नॉमिनल। चेक करो एक बार उसमें। सर मैंने लिखे नहीं एग्जाम्पल पूरा पूरा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी? आउटस्टैंडिंग सैलरी तो सर पर्सनल। सैलरी पेड? सैलरी पेड तो सर एक्सपेंस होगा तो इसमें आएगा नॉमिनल। कैश अकाउंट? सर आउटस्टैंडिंग सैलरी भी शायद नॉमिनल में ही आएगा। देख ले। हाँ नॉमिनल ही कर दो। कैश अकाउंट? कैश अकाउंट सर ये इसमें ही आएगा रियल में। रियल में? हम्म। तो मैं आपको बताता हूँ आपने गलत कितनी की है। आपने ये बैंक अकाउंट गलत किया, इट इज पर्सनल। मैंने कहा था नाम के साथ है, और इसमें आप अच्छा खासा पर्सनल बोल रहे थे, आपने उसको गड़बड़ कर अच्छा। दिया। तो 8 नंबर का अगर ये था तो 6 ठीक है। रियल अकाउंट्स का रूल क्या होगा बेटा? रियल अकाउंट्स का रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस में से जाएगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट। Anything that comes in business will be debited. Anything that goes out of business will be credited. क्रेडिट। इसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं बेटा, कैसे करते हैं वो उसका भी पूरा फॉर्मेट दिखाता है। सर वो हमने रूल्स ऑफ डेबिट में ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ वाले तो लिखवाए नहीं। वो अभी नहीं करने बेटा, दोनों इकट्ठे करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको बाद में करेंगे। अभी किसी को भी नहीं कराया मैंने, बैच में भी किसी को नहीं। इसको हम नाम देते हैं बेटा जर्नल, इस फॉर्मेट को जर्नल। जर्नल क्या होता है बेटा? जब भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है, जब भी कोई बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है, तो सबसे पहले जिस जगह पे वो रिकॉर्ड होते हैं उसको हम जर्नल कहते हैं। जिस रजिस्टर में, जिस कॉपी में वो पहली बार वो एंट्री रिकॉर्ड होती है कि भाई हमने इतने का माल खरीद लिया है, इतने का बेच दिया है, जिस जगह पे वो काम होता है उसको हम जर्नल कहते हैं। जैसे हमारे साथ कोई ऐसा काम हो जाए तो हम थाने जाते हैं और थाने में एफआईआर लिखवाते हैं। तो एफआईआर जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, वैसे ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और रिपोर्ट जो अकाउंट्स में होती है वो जर्नल में होती है।
ठीक है, उसको जर्नल कहते हैं। उस जर्नल में एंट्रियां जो होती है वो इन रूल्स के हिसाब से होती है। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, परचेज अ मशीन फॉर ₹10,000। हमने 10,000 की मशीन खरीदी, क्या आ गया और क्या चला गया? सर वो मशीन आ गई, पैसा चला गया। हम कैसे लिखेंगे? डेबिट, हम इसका मशीन डेबिट हो गई और वो क्रेडिट हो गया कैश। हाँ, बहुत बढ़िया। हम यहाँ ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेफ्ट एसेट। लेजर का फोलियो। इसके बाद जर्नल के बाद दूसरी बुक बनती है बेटा लेजर अकाउंट्स में, उसका पेज नंबर होता है लेजर फोलियो। ये आपने खाली छोड़ना है, आपने इसको भरना नहीं है, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए बनेगा। फिर लिखेंगे डेबिट के लिए dr डॉट अमाउंट, क्रेडिट के लिए cr डॉट अमाउंट। सर बनाऊं ये टेबल जर्नल वाला? हाँ बनाना है बेटा, ये तो बहुत जरूरी है। इसी एग्जांपल के साथ बनाऊं? हाँ इसी के लिए, तो पहले समझ ले, बाद में बनाइए। अब ओके। जैसे हमने मशीन खरीदी तो पहले डेबिट लिखना है, क्योंकि जो आ रहा है पहले वो लिखना है। पहले डेबिट लिखना है, फिर बाद में क्रेडिट लिखना है। तो मशीन आ रही है, हम लिखेंगे मशीन अकाउंट और सामने लिखेंगे इसके डेबिट। इस बात का मतलब हुआ कि मशीन आ गई, कितने की आ गई? 10,000। तो क्रेडिट अमाउंट भी 10,000। हाँ, और क्रेडिट के लिए थोड़ा सा यहाँ से यहाँ ऐसे लिखना है 2। सर ये डेट वगैरह गिवन होगी? हाँ डेट गिवन होगी। 2 कैश अकाउंट, जैसे आज की डेट में ट्रांजैक्शन हुई तो हम लिखेंगे 5/8/2020। तो मशीन अकाउंट डेबिट 2 कैश अकाउंट का मतलब है क्रेडिट हो गई कैश, और कैश के अकाउंट में सॉरी 10,000। सर नहीं समझ नहीं आया, टू कैश अकाउंट वाला सिस्टम। बेटा क्रेडिट क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है ना, हाँ 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 हाँ। तो क्रेडिट व्हाट गोज अप, तो कैश जा रही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका है कि क्रेडिट के लिए हम 2 लिखते हैं, ये रूल है, अच्छा, ये हमारा। मतलब क्रेडिट, हाँ मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है एक सिंपल भाषा में, उसी हाँ को अकाउंट्स की भाषा में लिखूंगा। हाँ, लेकिन क्रेडिट के लिए हम क्रेडिट नहीं लिखते, ये टूल डेबिट पे। के लिए dr डॉट लिखते हैं, क्रेडिट के लिए cr डॉट नहीं लिखते। अब इसके नीचे लिखेंगे नरेशन, बीइंग, इंग्लिश में लिख देंगे जो भी हम कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को समझ आ जाए जिन लोगों को अकाउंट्स आता नहीं। अच्छा। बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। ये आप कुछ भी लिखो, इसको कोई चेक नहीं करता, बस लिखा होना चाहिए। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैटर नहीं करती, आप बस लिखो कि आप क्या करें। तो हमने मशीन खरीदी और पैसा दिया। अच्छा। इज दैट ओके? इसी तरह एक और ट्रांजैक्शन आपको एक एग्जांपल और करके देता हूँ बिना टेबल के। सोल्ड अ लैंड फॉर ₹20,000। हमने 20,000 की लैंड बेची बेटा, क्या आ गया? पैसा आ गया, पैसा आ गया। कैश अकाउंट डेबिट, ऐसी टेबल। कैश अकाउंट, और हाँ फिर कैश अकाउंट टू लैंड अकाउंट। टू लैंड 20,000, 20,000, उसमें भी 20,000। टेबल में ही लिखेंगे बीइंग हम्म, लैंड सोल्ड फॉर कैश। कैश 20,000। इसको हमने इसको हम क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। क्या कहते हैं? फिर में नरेशन में अमाउंट भी लिखना होता है? कोई जरूरी नहीं। अब अगर तूने चेक से पेमेंट करी, फॉर एग्जाम्पल परचेज अ मशीन एंड पेड बाय चेक ₹5,000, तो क्या आया? मशीन आ गई, मगर गया क्या है? चेक। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट में चेक की जगह हम क्या लिखते हैं? बैंक। चेक आएगा जाएगा तो हम उसको नाम क्या देंगे बेटा? बैंक। बैंक अकाउंट। ठीक है, इसी तरह अगला टॉपिक है हमारा, मैं कलर चेंज कर लूं, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होते हैं तो पता है ना बेटा आपको? अखंड हाँ जी हाँ जी। गुड्स जिसमें हम डील करते हैं बेटा, उसको हम गुड्स कहते हैं।
जिस जी। भी चीज में हम डील करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स। तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स को हम नाम देते हैं परचेजेस एंड सेल्स। मॉर्निंग सर। हाय मृदुल। जैसे हमने परचेज गुड्स फॉर ₹3 था, हमने 3000 के गुड्स खरीदे, तो क्या आ गया? गुड्स अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया? कैश चली गई। अब गुड्स की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? परचेजेस। गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? परचेजेस। और यही अगर गुड्स बेचोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स फॉर ₹12,000। तो सेल्स। हाँ, आया क्या बेटा? माल बेचा तो कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट। और टू गुड्स जाने की जगह हम क्या लिखेंगे? अकाउंट। तेरी सीखने की स्पीड अच्छी है अखंड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम हैप्पी। रूल थैंक यू। 1 पे मैं कुछ ट्रांजेक्शन है क्वेश्चन तुझे मशीन परचेज्ड फॉर ₹48,000 and paid ₹2,000 for installation. बेटा मैंने उस दिन बताया था कि जब हम मशीन खरीदते हैं तो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट मशीन में ही डालते हैं। तो एक तरह से हमने मशीन ही 50,000 की खरीदी है, तो मशीन अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। ओके। सर एक बार 6 वाला भी बता दीजिए। 6 वाला क्या था यार? Salary paid ₹3,000 and salary outstanding ₹2,000. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 और सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 2,000। 2 एंट्रियां करेंगे बेटा छठे में। इज दैट ओके? यस सर। 8वां क्वेश्चन बोल जरा मृदुल। Above machine depreciated at the rate 10%. ये वाली मशीन 10% डेप्सिट हो गई बेटा। 50,000 की मशीन है, 10% डेप्सिट होगी तो कितने की होगी? 5,000 रुपए की। 5,000. तो हम एंट्री करेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट मशीन टू क्या चला गया हमारे यहाँ से? मशीन गई कितनी? 5,000। 5,000. इज दैट ओके? तो इस एंट्री का मतलब क्या हुआ कि मशीन की वैल्यू 5,000 घट गई है? हाँ, कट गई है, कम हो गई है। 9th क्वेश्चन क्या है मृदुल? इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड इन एडवांस ₹2,000. तो अगर हमने पहले दे दिया है तो हम उसके आगे क्या लिखते हैं? प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सर प्रीमियम लिखना इम्पोर्टेंट है? कोई जरूरी नहीं है, लिख दोगे तो अच्छा है। कितना दिया हमने? ₹2,000. 10th ट्रांजैक्शन बोलो। 10th, Ratan, who owed us ₹5,000, becomes insolvent and only 60 paisa in a rupee received. 5,000 का 60 पैसा यानी 60% मिला है बेटा। 3,000 मिला है। एक आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, वो बैंक करप्ट हो गया, उसके पास पैसे है ही नहीं, वो हमें 5,000 में से 60 पैसा दे रहा है। 60 पैसे का मतलब होता है 60%। तो 5,000 का 60% हमें 3,000 मिल गए। और नुकसान कितना हो गया? हमारे बैड डेट्स हो गए बाकी के कितने 2,000. रुपए? 2,000। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2,000। क्या नाम था? Ratan. टू रतन्स अकाउंट 5,000। आ गई 11वीं एंट्री। Recovered ₹1,000 from Ratan. अब रतन हमारा बैड डेट हो चुका है। रतन कल को पैसा देता है तो वो क्या कहलाएगा? बैड डेट रिकवर्ड। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स
रिकवर्ड अकाउंट 1000। Yes, sir. फिर 12वीं एंट्री, Owner paid income tax rupees 3200. मैंने कहा था इनकम टैक्स क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग। Drawings. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और नॉर्मली एंट्री बैंक से होती है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 32। सर हम इसको कैश में नहीं करते। मैंने कहा था इसको बैंक में ही करो, जनरली ठीक रहता है। हेडिंग बोलो लिखिए बेटा, बेटा, बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बेटा अगर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो हमें पैसा आएगा या नहीं, तो हम एंट्री लिखेंगे यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा। पहले समझो बाद में लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट ऑल द इनकम्स के नाम से हम लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरी, बैंक चार्जेस। अगर बैंक मुझसे चार्जेस ले रहा है तो मेरा बैंक बैलेंस घट जाएगा। अगर बैंक मुझसे चार्जेस ले रहा है तो मेरा बैंक बैलेंस घट जाएगा, तो बैंक क्रेडिट में जाएगा टू बैंक। और डेबिट ऑल द एक्सपेंस के नाम से क्या होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। इज दैट ओके? बैंक अगर इंटरेस्ट देगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, अगर बैंक चार्जेस लेगा तो मेरा बैंक बैलेंस घट जाएगा। थर्ड, borrowed a loan from बैंक। अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं तो बेटा क्या होगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा, बैंक मेरे अकाउंट में पैसा डाल देगा। कि बैंक से मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, बैंक ने मेरे अकाउंट में 1 करोड़ पे डाल दिए, तो मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक लाइबिलिटी मैं अपने सिर पे खड़ा कर रहा हूं, तो टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इज दैट ओके? सर हाँ जी। सर अगर बैंक लोन दे रहा है तो हमें ऊपर वाले में लिखना चाहिए ना, बैंक लोन करके, लोन दिया है तो। उसने लोन दिया है तो बेटा मेरे लिए एक लाइबिलिटी खड़ी हुई है, क्रेडिट द गिवर, बैंक का नाम लिखूंगा, बैंक लोन का नाम लिखूंगा जिससे मुझे लोन मिल रहा है, लेकिन ऊपर रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। अब बैंक जब लोन देगा तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा ना, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा। श्रुति, इज इट ओके? यस सर। श्रुति, तूने अपने नेटवर्क का कुछ नहीं किया ना? सर आज ही वाईफाई लगवा दिया। फिर तेरी फोटो कहाँ है? सर क्या करूं, बारिश हुई थी, उसके चक्कर में आपकी वॉइस बार बार क्रैक हो रही है। अच्छा, सर आप कहते तो ऑन कर लेते। नहीं, अगर होती है तो ठीक है, छोड़ दो, कोई बात। एटलीस्ट ना मुझे पता चलता है कि कुछ लोग बैठे हैं और पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे समझ में आती रहती है। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आ जाता है बेटा, बैंक डेबिट हो जाता है, और वही बैंक का लोन रीपे कर देते हो तो टू बैंक हो जाता है। बैंक से लोन लेते हो तो पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और बैंक का लोन वापस कर दोगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है? और ट्रांजैक्शन देखिए, withdrawn from bank for personal use।
हमने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ किया। पर्सनल यूज क्या होता है बेटा? ड्राइंग्स। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया? बैंक। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। Sixth, withdrawn from bank for office use। हमने बैंक से ऑफिस यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया। बैंक से विड्रॉ किया कौन से यूज के लिए? ऑफिस के लिए। तो ऑफिस में पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगी और बैंक चला जाएगा। कैश आ जाएगी, बैंक चला जाएगा। सर हमने ऑफिस यूज के लिया तो वो भी तो एक पर्सनल यूज ही हो गया हमारा। नहीं, पर्सनल यूज तो घर का यूज होता है, ऑफिस का यूज पर्सनल यूज नहीं होता बच्चा। देन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बेटा बैंक बढ़ जाएगा और पैसा चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब निकाला पैसा तो कैश टू बैंक हो गया और जब डिपॉजिट किया तो बैंक टू कैश हो गया। इज दैट ओके? पक्का? प्रथम तुझे समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओपनड अ बैंक अकाउंट। आपको मालूम है जब भी आपको बैंक अकाउंट खोलना होता है तो बैंक में कुछ पैसे जमा करना पड़ते हैं, वरना बैंक अकाउंट नहीं खुलता। तो एंट्री जो है, इस वाली जो एंट्री होगी वो ये सेम होगी। ये बैंक अकाउंट खोलने की एंट्री सेम होगी जो बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री। और तो कुछ हमने करना नहीं, बैंक में डिपॉजिट करना है। जो कागजी कार्रवाई है उसमें तो कोई जर्नल एंट्री तो होगी नहीं। जर्नल एंट्री तो जो पैसा जमा कराया उसकी होगी, तो उसकी एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये कॉपी करो तो फिर मैं इस पे एक क्वेश्चन देता हूँ। चलो एक चीज पूछनी थी। बोल बोल। सर जब हम जैसे हमने बैंक लोन के बारे में लिखा है, हम उसके इंस्टॉलमेंट जब भरेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक लोन टू कैश ही होगा, जितना जितना देते रहोगे उतना होता जाएगा, मगर नाम बैंक लोन ही आएगा।
पहले क्वेश्चन कॉपी करें, फिर एंट्रीज करें, सारी एंट्रीज इकट्ठी कर लें, एक ही बार चेक करेंगे जिसकी जो गलती है, डाउट है। पहली एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चेक करो बेटा, सारे क्रॉस चेक करो, शाबाश। अगली होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने जब बैंक अकाउंट खोला तब भी बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश चली गई। इसी तरह बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक आ गया, कैश चली गई। फिर जब ऑफिस यूज के लिए निकाला तो उल्टी एंट्रीज की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर्सनल यूज के लिए निकाला तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने चार्जेस लिए तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। सर आपने कैश लिखा है? एक एक करके मैं ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूँ, जरा चेक कर रही हूँ।
ठीक है सर। एक काम कर